नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो हमारी सीरीज़ है लुसेंट जीके एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट, और आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 16 यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में भी मैंने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया है जीके से, लुसेंट एमसीक्यूज से, और जिनको हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आपको इस वीडियो के एंड में अपना स्कोर कमेंट करके बताना है कि आपका स्कोर यहाँ पे कितना रहा था। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो सीधा दो प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। पहला, किसको हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। किसने कहा था? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, सरोजनी नायडू ने कहा था। तो सरोजनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसे कहा था, ये भी पूछा जा सकता है। तो मोहम्मद अली जिन्ना को कहा था। सरोजनी नायडू से एक प्रश्न और आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो सरोजनी नायडू थी। इन्होंने 1925 में एक अधिवेशन होता है कानपुर में कांग्रेस का, तो उसकी इन्होंने अध्यक्षता करी थी। ठीक है, तो कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। अगर पूछेगा ओवरऑल पहली महिला अध्यक्ष कौन थी कांग्रेस की, तो वो थी एनी बेसेंट, जिन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? तो वैदिक काल की यहाँ पे बात हो रही है। वैदिक यानी कि जो हमारा ऋग्वैदिक काल था उसके बारे में। ठीक है, तो उस समय जो लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वो कौन सी थी? वो था गणतंत्र। क्योंकि उस समय जो राजा होता था वो वंशानुगत नहीं होता था। जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आने लगा और वो भी खत्म होने लगा, तब उस समय जो राजा का पद था वो वंशानुगत होना शुरू हुआ था। उससे पहले राजा का चयन होता था, सभा समितियाँ होती थी राजा का सहयोग करने के लिए शासन चलाने में। तो उस समय जो वहाँ पे शासन प्रणाली थी वो कैसी थी? गणतंत्र थी। और बाद में उत्तर वैदिक काल के भी अंत के टाइम पे कैसी हो गई थी? राजतंत्र वहाँ पे स्थापित हो गया था। अगला प्रश्न है, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो वैदिक युग में जो व्रीहि शब्द है ये प्रयोग हुआ है चावल के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? तो पोलीब्रोथा पूछे या पालीब्रोथा पूछे, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो किसने कहा था पाटलिपुत्र के लिए इस शब्द का प्रयोग? ये किया था मेगास्थनीज ने। ठीक है, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था। अब मेगास्थनीज था कौन? तो देखिए, सेल्यूकस निकेटर जो कि सिकंदर का सेनापति था, तो सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। इसने एक फेमस किताब लिखी है इंडिका। तो इंडिका किताब किसने लिखी है? मेगास्थनीज ने। ठीक है, और एक इंडिका से हमें किस काल की जानकारी मिलती है? तो मौर्य काल की हमें जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा गया है? तो गुप्तचर जो होते थे वो मौर्य काल में भी थे और उनके लिए वहाँ पर गूढ़ पुरुष कहा जाता था। तो अगर आपको प्रश्न बने मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहते हैं, तो उनको कहा जाता था गूढ़ पुरुष। ये दो प्रकार के होते थे। एक वे जो एक ही जगह पर रहकर जासूसी करते थे, गुप्तचरी करते थे, उनको कहा जाता था संस्था। और जो घूम घूम कर जासूसी करते थे अलग अलग जगहों पर जाकर, उनको कहा जाता था संचार। तो प्रश्न बन सकता है कि मौर्य काल में एक ही जगह पर रहकर जासूसी करने वालों को क्या कहते थे? उन्हें संस्था कहा जाता था। घूम घूम कर करने वाले को संचार कहते थे। ठीक है, अगला है, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? तो देखिए, जो कनिष्क था कुषाण वंश का ये सबसे महान शासक था और यह बौद्ध धर्म की महायान जो शाखा थी उसका अनुयायी था। ठीक है, अगर हम बात करें महात्मा बुद्ध द्वारा जो मूल शाखा है वो कौन सी है जो उनके द्वारा स्थापित की गई थी? तो वो है हिनायन शाखा। ठीक है, हिनायन शाखा में मूर्ति पूजा नहीं की जाती। ठीक है, लेकिन कनिष्क के काल में बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियां बनाई गई थी। ठीक है, और इससे ये पता लगता है कि वो महायान शाखा का अनुयायी था। लेकिन अगर पूछेगा महात्मा बुद्ध द्वारा कौन सी शाखा है जो मूल रूप से स्थापित की गई, तो वो है हिनायन। अगला है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो एक चीनी यात्री है फाहियान, ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, कब आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ये भारत आया था और इसने मध्य प्रदेश का जो समाज है, जो संस्कृति है, उसका वर्णन किया है। तो अगर आपको पूछे कि फाहियान ने वर्तमान में किस राज्य का वर्णन किया था अपनी किताबों में, तो वो किया था मध्य प्रदेश का। किसके शासनकाल में आता है? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। अगला है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका
चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? तो देखिए चांद बीबी एक प्रसिद्ध शासिका है भारतीय इतिहास में और इनका संबंध था अहमदनगर से। ठीक है, कहाँ की ये शासिका थी? अहमदनगर की ये शासिका थी और इनका युद्ध होता है अकबर के साथ, जिसमें इन्होंने जो ये अहमदनगर है इसको बचाने में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया था। ठीक है, तो अकबर से युद्ध के लिए जानी जाती है चांद बीबी। इनका संबंध कहाँ से है? अहमदनगर, और इनका मकबरा भी अहमदनगर में ही स्थित है। तो अगर आपको प्रश्न बने चांद बीबी का मकबरा कहाँ पर है? अहमदनगर में है। प्रश्न आता है अहमदनगर कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। चलिए अगला है हमारा, औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या था? तो औरंगजेब के द्वारा जो जिहाद चलाया गया था उस समय, उसका नाम था या उसका अर्थ था दार उल इस्लाम। तो पूछा जा सकता है, फैक्ट बेस पे क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला है, स्वतंत्रता के समय यूनाइटेड किंगडम में किस पार्टी की सरकार थी? यानी कि जब भारत को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, उस समय ब्रिटेन में किसकी सरकार थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, लेबर पार्टी। उस समय सरकार में कौन थी? लेबर पार्टी वहाँ पे सत्ता में थी। और प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लेमेंट रिचर्ड एटली उस समय वहाँ के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो इटली वहाँ के प्रधानमंत्री थे। और अगर पूछा जाए इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री, बहुत बार एग्जाम के अंदर रिपीट हुआ है, तो वो थे रॉबर्ट वालपोल। ठीक है, और पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? कमेंट करके आप बताएंगे, इंग्लैंड की या ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री। अगला है, वर्ष 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया गया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन द्वारा पूरा किया गया? तो जब 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद अगले साल 1858 में एक अधिनियम आता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें भारतीयों को देने के लिए कही गई थी, लेकिन उनमें से काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने पूरी नहीं करी। पूछ रहा है इनमें से कौन सी चीज़ें जो उन्होंने पूरी करी? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, देसी रजवाड़ों की स्थिति यथावत बनाए रखी जाएगी। ये इन्होंने अपना वादा पूरा किया। इसके अलावा सभी के समान व्यवहार किया जाएगा, जो भारतीय होगा जो यूरोपीय होगा, इसको इन्होंने पूरा नहीं किया। रियासतों को हड़पने की नीति खत्म कर दी जाएगी, इसको इन्होंने पूरा नहीं किया। और भारतीयों का जो धार्मिक है, जो सामाजिक विश्वास है, उनमें भी इन्होंने कहा था कि हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस वादे को भी पूरा नहीं किया गया। ठीक है, अगला है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कैबिनेट मिशन के बारे में बता रहा है कौन सा सही नहीं है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पाकिस्तान की स्वीकृति। देखिए जो पाकिस्तान बनने के लिए योजना आई थी वो थी माउंटबेटन योजना। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना का उससे कोई संबंध नहीं था। कैबिनेट मिशन योजना, ये जो कैबिनेट मिशन भारत आया था, ये केवल संविधान सभा के लिए आया था, ऐसी संविधान सभा का गठन करने के लिए जो संविधान का निर्माण कर सके। ये भारत कब आया था? इसका गठन होता है 1946 में। तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में आया था। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन। 3 इसके अंदर सदस्य थे। ठीक है, ये तीनों जो थे ये ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है वहाँ के कैबिनेट मंत्री थे, इसलिए इसे कैबिनेट मिशन कहा गया। इसके अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस और अन्य सदस्य थे स्टैफर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर, इसके अन्य सदस्य थे। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो भारत की जो सर्वोच्च सत्ता है या भारत की जो हम बोल सकते हैं कि शक्तियों का स्रोत है वो क्या है? तो वो है भारत की जनता। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला है, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, पूछा जा रहा है भारतीय संविधान में कितनी सूची है, अनुसूची नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो सूचियों की संख्या है 3। कौन कौन सी हैं? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, अगर अनुसूची पूछी होती तो 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन पूछा गया समवर्ती सूचियों के बारे में। ठीक है, सूचियों के बारे में पूछा गया, 3 होती हैं। एक है हमारी संघ सूची, इसमें वर्तमान में कितने विषय हैं? तो इसमें वर्तमान में 100 विषय हैं, जबकि शुरुआत में इसमें 97 थे। राज्य सूची की बात करें तो उसमें वर्तमान में 61 विषय हैं, शुरुआत में 66 विषय थे। और अगर हम सामवर्ती सूची की बात करें तो इसमें अभी वर्तमान में 52 विषय हैं, जबकि शुरुआत में इसमें हमारे 47 विषय थे। ठीक है, जो संघ सूची है और राज्य सूची है ये ली गई है कनाडा के संविधान से, और जो सामवर्ती सूची है जिसके ऊपर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, सामवर्ती सूची ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली है?
यानी कि जो हमारा जो संविधान है उसकी प्रस्तावना है उसमें इन शब्दों को लिया गया है। ये कहाँ से आए हैं, इनका ये जो आदर्श है कहाँ से इनको लिया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांस की क्रांति से। ठीक है, तो ये जो शब्द हैं ये कहाँ की देन है? फ्रांस की क्रांति की देन है। फ्रांस की क्रांति कब होती है? तो ये होती है 14 जुलाई 1789 में। ठीक है, 1789 आप याद रखें। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति होती है और 14 जुलाई 1789 में जो वहाँ के क्रांतिकारी थे उन्होंने वहाँ की एक जेल है फ्रांस में, बास्तिल जेल, उसका उन्होंने तोड़ दिया था, दीवार तोड़ दी थी वहाँ की और लोगों को वहाँ से आज़ाद करा दिया था। कब? 14 जुलाई को। इसीलिए 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अगला है प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो जो प्राक्कलन समिति है ये संसद की सबसे बड़ी समिति है। सबसे बड़ी संसदीय समिति अगर आपको पूछेगा तो वो है प्राक्कलन समिति। इसके अंदर कुल 30 सदस्य होते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना, ये 30 के 30 सदस्य लोकसभा से चुनकर आते हैं, यानी कि इनका सभी का जो सिलेक्शन होता है लोकसभा से होता है। इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। 1 मई से कार्यकाल शुरू होता है 30 अप्रैल तक। ठीक है, तो संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? प्राक्कलन समिति। 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 लोकसभा से चुने जाते हैं। इसमें राज्यसभा से कोई भी प्रतिनिधि चुना नहीं जाता। ठीक है, अगला है निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो सौंदर्य का देवता ये कहा जाता है शुक्र को। ठीक है, शुक्र ग्रह को लेकर बहुत सारे फैक्ट हैं जो आपको याद करने हैं, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। पहला फैक्ट है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? शुक्र। ठीक है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। सांझ का तारा या भोर का तारा, यानी कि जो इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार कौन है? शुक्र ग्रह। ठीक है, इसके अलावा पृथ्वी की बहन किसको कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। पृथ्वी की तरह आकार किसका है? शुक्र का है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। और एक और प्रश्न है कि जो यूरोपियन है, यूरोपवासी, वो किस ग्रह की पूजा करते हैं? तो वो शुक्र की ही पूजा करते हैं। अगला है हमारे सौरमंडल में निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है? तो सबसे कम द्रव्यमान किसका है यह आपने बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, बुध। और अगर पूछता सबसे ज़्यादा द्रव्यमान किसका है तो बृहस्पति का है। अगला है विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन है? तो विश्व में सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है ऑप्शन डी, यहाँ पे राइट आंसर है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान यूरेनियम उत्पादन में नंबर 1 पर है। दूसरे नंबर पे आता है कनाडा और तीसरे नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया। तो ये तीनों आपको याद करने हैं। बहुत बार पूछा जाता है कि यूरेनियम सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? कजाकिस्तान में होता है। ठीक है, अंतिम प्रश्न है आज का, सतलज और काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग स्थित है? तो हिमालय का कौन सा भाग है जो सतलज और काली नदियों के बीच में स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुमाऊं हिमालय। ठीक है, तो कुमाऊं हिमालय किस किस के बीच है? सतलज और काली के मध्य में। अगर हम पंजाब की बात करें तो ये सिंधु और सतलज के बीच में स्थित है। ठीक है, सिंधु और सतलज के बीच में है पंजाब। अगर हम नेपाल हिमालय की बात करें तो ये काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में स्थित है। ठीक है, किस किस के बीच है? काली और तीस्ता। असम की बात करें तो ये तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच में स्थित है। ठीक है, असम हिमालय। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे लूसेंट एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट सीरीज़ का पार्ट नंबर 16 था। इसके अंदर हमने 20 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखा, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ देखा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। एक छोटी सी जानकारी आपको मैं देना चाहता हूँ। देखिए, हम अभी बहुत ज़्यादा हमारी सीरीज़ आने वाली हैं। अभी हमने कल से जो हमारी जिला वाइज सीरीज़ है एमसीक्यूज, हमने उसको शुरू किया है, तो उसकी भी वीडियोस आपके आएंगी। रेगुलर कोशिश करने की मैं उसको करूँगा। उसके बाद हमारी जो हमारी उत्तराखंड जीके की टॉपिक वाइज सीरीज़ हैं उसको हम दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं। और उत्तराखंड प्रैक्टिस सीरीज़ एमसीक्यूज़ की वो भी आने वाली है, और हिंदी की टॉपिक वाइज और एमसीक्यू सीरीज़ दोनों सीरीज़ आपके आने वाली हैं। ये सारी सीरीज़ें हमारी एक साथ चलेंगी ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे और आप जो आपके टॉपिक है, कॉन्सेप्ट हैं, वो भी क्लियर होते रहें। साथ ही PDF को लेकर एक जानकारी है। देखिए, पहले मैंने कहा था कि जो हमारी बलूदी जी वाली किताब है उसका एक पार्ट और आएगा, लेकिन उसमें उतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हैं और उतने इंपॉर्टेंट नहीं लगे मुझे जिसके ऊपर एक अलग सा पार्ट बन सके। तो आपकी जो दोनों किताबें हैं, अजय रावत और बलोदी जी, वो दोनों कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, उन दोनों का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और दोनों की जो PDF हैं इस हफ्ते तक यानी कि संडे तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर उसको अपलोड कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज सभी को आप लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।